अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था लास्ट क्लास। इसमें सम्स कर रहा था लास्ट क्लास। You guys are supposed to stop talking. Thank you. कुछ कंसेप्ट समझा रहे बिफोर यू ड्रॉ द इक्वेशन फॉर्मेट। ढंग से सुन लीजिएगा कंसेप्ट। हम लोग का इनकम का एक घर होता है, पीएनएल भेजने के लिए हम लोग एक एंट्री लिखते हैं। ये एंट्री हम लोग लिखते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, 31 मार्च को ये इनकम एक घर पे जाता है, घर का नाम ये है, और इसमें भेजने के लिए एक एंट्री लिखा जाता है, उस एंट्री को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि हम लोग का इनकम पीएनएल में जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम पीएनएल में जाएगा कितना। आई कैन नॉट हियर गाइस। जितना इनकम हम लोगों ने फ्रॉम कब से कब तक गाइस, तो जो भी इनकम हम लोगों ने कमा लिया है ना, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, वो सारा इनकम अपने घर पे जाएगा, और घर का नाम क्या है, पीएनएल, और उसके लिए हम लोग एक एंट्री लिखेगा। आई कैन नॉट हियर। ठीक है, अब इनकम हम लोग कमाते कब है, यू गाइस नो द आंसर टू दिस, इफ यू कैन स्पीक इट शैल बी ग्रेट। When the goods have been delivered or the service has been rendered, पैसा मिलना जरूरी नहीं है। इसके पीछे दो लॉजिक था, अगर आपको याद है तो, और अक्रूअल बेसिस। मैंने लॉजिक नहीं लिखा है, होप आपको लॉजिक याद है। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। मैंने इनकम प्रोवाइड कर दिया है, मतलब मैंने सर्विस दे दिया है। क्या बोला, आई थिंक समझ आ रहा है। तो मतलब मैंने सर्विस दे दिया है, इसका मतलब मैंने इनकम कमा लिया है। तो ये इनकम अपने घर पे जाएगा, पीएनएल, पर इसका कैश नहीं मिला है। इसका क्या नहीं मिला है, कैश। तो हम लोगों ने सर्विस दे दिया, हम लोगों ने वो इनकम कमा लिया है, वो जाएगा अपने घर पे, घर का नाम क्या है, पीएनएल, पर मैंने कैश को क्रॉस कर दिया है, क्योंकि मेरे को अभी तक क्या नहीं मिला है, कैश। रिप्लाई कर दीजिएगा। इसको हम लोग, इस इनकम को बोलेंगे अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो है जिसका हम लोग को रुपया मिल रहा है, तो अक्रूड इनकम इज आवर एसेट। ये हमको चाहिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में हायर लेवल सम्स करवाने के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मैं ये हटा रहा हूँ, इतना आंसर कर लेता। इनकम का एक घर है,
घर में भेजने का एंट्री। इनकम पीएनएल में कब जाएगा? जब हम लोग ने इनकम कमा ली। और इनकम हम लोग तब कमाते हैं व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड और द सर्विस हैज बीन रेंडर्ड। फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? और इस इनकम का घर का नाम क्या है? पीएनएल। तो ये पीएनएल में चला गया जब इनकम कमा लिया। रुपया मिलना जरूरी नहीं है। ये दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और अप्रूवल बेस्ड। ये मैंने हटा दिया है। अब आंसर करिए। मेरे को रुपया मिल गया। मेरे को क्या मिल गया गाइस? मेरे को रुपया मिल गया, लेकिन मैंने सर्विस नहीं दी। क्वेश्चन सुना है? मेरे को क्या मिल गया? रुपया, पर मैंने क्या नहीं दिया। पता है इस इनकम को मैं क्या बोलूंगा? एडवांसिंग, क्योंकि मेरे को सर्विस देना है। इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, मैंने सर्विस दे दिया पर मेरे को रुपया नहीं मिला है। एंड अक्रूड इनकम इज एन, मतलब मैं अगर बोलूं इसमें मेरे को रुपया मिल गया, तो मेरा बात समझो, जब मेरे को रुपया मिल गया तो मैंने उसको इनकम मान लिया था। पर क्या इसको इनकम मानना चाहिए क्या? आई कैन नॉट हियर गाइस। तो इसको पीएनएल में भी नहीं डालना चाहिए। तो इस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा और एक नया अकाउंट खुलेगा विद द नेम ऑफ एडवांसिंग। इट इज अ लाइबिलिटी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन दिस? ये कंसेप्ट क्या चीज के ऊपर है? इनकम। इनकम के ऊपर इतना पॉइंट्स है। थोड़ा समझ जाएगा तो हाँ बोल दीजिएगा। एक्सपेंस का भी एक घर है, तो ये पीएनएल में जाएगा। इसके लिए एक एंट्री लिखा जाएगा। आई कैन नॉट हियर गाइस। और ये कब लिखा जाएगा अगर आप ये बताइए। तो एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा। एक्सपेंस को पीएनएल में भेजने के लिए हम लोग एक एंट्री लिखते हैं। उस एंट्री का नाम क्या है? क्लोजिंग एंट्री। और कब जाएगा ये एक्सपेंस? स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एक्सपेंस का घर का नाम है पीएनएल। क्लोजिंग एंट्री जाएगा, कब जाएगा? सेम लाइक इनकम बोला है। अब मैंने बोला था इनकम पीएनएल में तब जाएगा जब हम लोगों ने इनकम को कमा लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये एक्सपेंस पीएनएल में कितना जाएगा? जितना भी एक्सपेंसेस लगा है इनकम को कमाने के लिए, जितना भी एक्सपेंसेस लगा है इनकम को कमाने के लिए, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, तो जितना भी एक्सपेंसेस लगा है इनकम को कमाने के लिए फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, वो सारा एक्सपेंस अपने घर पे जाएगा। और घर का नाम क्या है? और इसके लिए हम लोग एक एंट्री लिखते हैं। उस एंट्री को क्या एंट्री बोलते हैं? ठीक है, यहां तक ये वापस बोलना है, क्लियर है? ऐसा एक कंसेप्ट ने बोला है, उस कंसेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने पे किया है या फिर नहीं किया, बिकॉज वी डू आवर अकाउंटेंसी ऑन अप्रूवल बेसिस। इतना ठीक है? अब एक चीज समझना हम क्या बोल रहे हैं। मेरा इस जगह का रेंट 5000 पर मंथ। तो मैंने तो बिजनेस में इनकम कमाया है फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। मतलब मैंने ये जगह यूज किया है 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च। तो मेरा टोटल रेंट पता है कितना लगा है? साल का। तो पीएनएल में तो यही जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैंने कितना पे किया। इतना समझ आ जाएगा तो बोल दीजिए। मेरा रेंट हर मंथ का कितना है? पूरा साल का रेंट। तो पीएनएल में जाएगा कितना? 60। ये पहला पॉइंट। मैंने रेंट पे किया ₹50,000। अब मेरे को रेंट पेमेंट का एंट्री बता सकते हो तो इट शैल बी ग्रेट गाइस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बाय नाउ यू नीड टू बी ओके विद दिस एंट्री डायरेक्टली गाइस। हम लोग ने एग्जांपल किया है कॉपी में, तो यू नीड टू बी ओके विद दिस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपया? क्या ये रेंट 50,000 पीएनएल में जाएगा क्या? ये मेरा क्वेश्चन है।
60,000 जाएगा, क्योंकि मेरा रेंट लगा कितना है। इतना समझ आ गया? तो मेरे को बेसिकली एक एंट्री पास करना पड़ेगा, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरा रेंट देना बाकी है। रेंट इज एन एक्सपेंस, मेरा एक्सपेंस देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लाइबिलिटी। सिंपल भाषा में रुपया देना बाकी है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ऑन दी कॉन्ट्रारी, अगर मैं ये बोलूं मेरे को रेंट देना कितना है, साल में रेंट कितना देना है, मैंने केस 1 लिखा जिसमें मैंने रेंट पे कितना किया है। केस 2 लिख नहीं रहा हूं, ओरली बोल रहा हूं। मान लीजिए मैंने रेंट 70 पे कर दिया, मतलब मैंने रेंट इस बार एक्स्ट्रा पे कर दिया। सुनिए, ये इनकम है, अब एक्सपेंस है। फिर एडवांस और अक्रूड वर्ड नहीं होता है, वो इनकम के लिए होता है, ठीक है? तो रेंट एक्स्ट्रा दे दिया है, रेंट एक्स्ट्रा दे दिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड इट इज एन सर्विस मिलना है, सर्विस मिलना बाकी है। तो मतलब अगर मैं कंक्लूजन में बोलूं तो इनकम के पहले 2 वर्ड होते हैं, अक्रूड इनकम, एडवांसिंग। ये इनकम के लिए है, और ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है मेरा भाई। ये क्या चीज से रिलेटेड है, सर्विस। भाई तुम खुद सोचना, तुम गुड्स खरीद रहे हो उसको तुम परचेज बोलते हो, गुड्स बेच रहे हो सेल बोलता है। उधार में क्रेडिटर है, गुड्स उधार में बेचे तो डेटर है। वहां पे थोड़ी अक्रूड इनकम एडवांस इनकम का कंसेप्ट आ रहा है। तुमने गुड्स का एंट्रीज कर लिया अपने कॉपी में गाइस, तुमने गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, सब तरीका का की है। क्या वहां पे अक्रूड इनकम एडवांस इनकम है क्या? गुड्स में ये कंसेप्ट नहीं है। तो सर्विस के लिए कंसेप्ट है। इनकम के पहले क्या वर्ड डाला है मैंने, अक्रूड इनकम इज एन, एडवांस इनकम इज अ। सिमिलरली एक्सपेंस के पहले 2 वर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिए, ये चारों चीज 2 जगह पे काम आएगा, एक जर्नल में और दूसरा जगह जहां पे काम आएगा, दैट इज इन अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting you are thinking from the balance sheet point of view, and journal में thinking debit and credit. Obviously the difference. इक्वेशन आप ये सोचते हो कि एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या क्या चीज इफेक्ट हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या गिर रहा है इन एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल। पर हियर इन जर्नल यू थिंक क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, दोनों का थॉट ही अलग, और दोनों थॉट आंसर एक ही देगा, ऑब्वियस सा बात है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इस स्टेप को समझाने के लिए होता है, अक्रूड इनकम इज एन, एडवांस इनकम इज अ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये मैंने पढ़ाया है। You need to be okay with this. In fact, very okay. Is this fine? I would like to move forward. अब तुम देखना, मैं इसका एंट्री कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसका एंट्री। दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटली नीडेड इन क्लास 12। ये क्लास 12 का हार्ट एंड सोल है पूरा कंसेप्ट। मेरा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, इफ एनीवन कैन आंसर ना, वो सोचता है हम लोग क्या पढ़ रहे हो, खाली कर नहीं रहे जो हो रहा है बोर्ड पे। ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो कंसेप्ट्स आए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यू नो, नेम मी ड्यू टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? It is because of accrual basis. It is because of accrual basis that this concept are there. अगर मैं कैश बेसिस करूंगा तो मैं अक्रूड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड क्यों लिखूंगा? पैसा आया इनकम मान लो, पैसा दिया खर्चा मान लो, बाकी कुछ मत करो। ये हो किस बेसिस के कारण रहा है? बिकॉज हम लोग अपना अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। समझ आ गया? अब इसका एंट्री बनाना बहुत इजी है, मेरा तरीका सुनना। अक्रूड इनकम इज इन, सबसे पहला चीज पता है अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, ये मेरा पहला थॉट होगा वन लाइनर में।
रुपया मिलना बाकी है, एंड ऑफ द स्टोरी, डोंट डिस्कस एनीथिंग बियॉन्ड। अक्रूड इनकम का मतलब पता है क्या? जो रुपया मिलना बाकी है, ठीक है। अक्रूड इनकम एसेट है। अक्रूड इनकम ना एंट्री में डेबिट होगा क्योंकि इट इज एन एसेट। और नीचे पता है क्या आएगा? टू इनकम। पता है मैंने इनकम को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मेरे को इनकम को बढ़ाना है। ये वो जो इनकम है जो मैंने कमा लिया है, ये वो इनकम है जो मैंने कमा लिया है। तो 31 मार्च को मैं इस इनकम को प्लस कर दूंगा क्योंकि मैंने ये इनकम कमा ली है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अक्रूड इनकम वो इनकम है जो मैंने इनकम कमा लिया, तो मेरा इनकम बढ़ेगा। पर क्या कैश मिला है क्या? कैश आया है क्या? नहीं। तो मैं कैश की जगह क्या लिख रहा हूँ? अक्रूड इनकम। कैश की जगह ही तो लिख रहा हूं मैं अक्रूड इनकम। वैसे एक चीज समझिएगा, एडवांस इनकम हम लोग का क्या है? अगर ये लाइबिलिटी है ना, तो ये नीचे यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और मैंने ना जब वो रुपया मिला था तब मैंने उसको इनकम मान लिया था, पर क्या वो इनकम अपने कमा लिया है क्या? तो 31 मार्च को वो इनकम को उल्टा करना पड़ेगा। तो एंट्री बन गया है इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस। मेरे को आप लोगों ने फीस दिया, मैंने एंट्री लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? पर इसमें मैंने फीस कमाया ही नहीं है पूरा, तो मेरे को फीस को रिवर्स करना पड़ेगा। अब अभी भी नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं। तो अक्रूड इनकम इज इन, तो एंट्री क्या होगा अगर आप बता दीजिएगा? अक्रूड इनकम टू इनकम। एडवांस इनकम लाइबिलिटी है, तो एंट्री क्या होगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। आई ट्राई टू गेस इट द नेक्स्ट वन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग का क्या है? तो ये क्या होगा? क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ऊपर में पता है क्या आएगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। एक बार देखो इस एंट्री को, देखो आपने रेंट को कितना से डेबिट किया है, जबकि पीएनएल में जाएगा कितना? तो आपको रेंट को और डेबिट करना है कितना रुपया से? 10,000। आपको एक्सपेंसेस को बढ़ाना है, तो मैंने वही तो किया, मैंने एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो शायद नेक्स्ट वाला आप गेस कर सकते हैं। मैंने को रेंट देना था 60, मैंने रेंट दिया 70, तो मैंने रेंट को पता है कितना से डेबिट कर दिया? 70। जबकि पीएनएल में जाएगा कितना? 60। तो 10 से उल्टा करो और उस 10,000 को क्या मानो? तो मेरा एंट्री क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए आपको समझ आएगा। मेरा थॉट एकदम सिंपल है, मेरा थॉट बिल्ड कर लीजिए। अक्रूड इनकम इज एन डेबिट होगा तो एंट्री हो गया अक्रूड इनकम टू इनकम। एडवांस इनकम इज अ क्रेडिट होगा तो एंट्री हो गया इनकम टू एडवांस इनकम। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है, अक्रूड इनकम का एंट्री क्या अगर आप बता सकते हैं? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। आप एंट्री में ना इनकम को क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है। आपको इनकम बढ़ाना है ना, वो इनकम आपने लिखा ही नहीं है जो कमा लिया है, क्योंकि रुपया नहीं मिला है। पर एडवांस इनकम के पहले आपने जितना रुपया मिला सबको इनकम मान लिया था, पर एंड ऑफ द ईयर पता चला कि तो कमाया ही नहीं है, तो उस इनकम को उल्टा करना है और क्या मानना है? एडवांस इनकम। सेम, मैंने रेंट पे किया 50 है, मेरा साल का रेंट कितना है? पीएनएल में कितना जाएगा? तो मेरे को रेंट को बढ़ाना है कितना रुपया से, तभी तो पीएनएल में 60 जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अगर मैंने रेंट 70 पे किया तो मैंने एंट्री लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना रुपया? पर पीएनएल में 70 नहीं जाए, तो रिवर्स मारना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगा? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ जाएगा तो हाँ बोल दीजिए। चार कंसेप्ट है, इनकम के पहले दो वर्ड जुड़ता है, क्या क्या? अक्रूड इनकम इज इन, क्या होगा? तो अक्रूड इनकम टू इनकम। एडवांस इनकम इज, क्या हो जाएगा? आप एंट्री बोल दीजिए। इनकम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या होगा ये? क्रेडिट। तो आप एंट्री बोलिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओवर
क्या होगा? डेबिट। एंट्री बोलिए। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। हैव यू गॉट द लॉजिक? आई वांट यू गाइस टू कॉपी दिस अपना नोटबुक का फर्स्ट पेज के अंदर। फर्स्ट पेज व्हेन यू ओपन योर कॉपी, और कहीं कॉपी मत करना, फर्स्ट पेज में कॉपी करिए। क्लास 12 में पूरा चीज चाहिए, और हम 12 में वापस नहीं पढ़ा सकते सेम चीज। सबसे पहले मैंने अक्रूड इनकम लिखा है। अक्रूड इनकम हम लोग का क्या है? एसेट डेबिट होता है, तो एंट्री क्या हो गया? अक्रूड इनकम टू इनकम। If you guys are done, let me know, please. So accrued income is an advance income is a outstanding expense, prepaid expense. I hope this is done, guys. I would like to move forward. एक और चीज ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास में हम समझाया था। आई वांट यू गाइस टू आंसर। गुड्स खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। मैंने परचेज किया 100 यूनिट, मैंने सेल किया 70 यूनिट, क्या मैच हो रहा है क्या? तो नीड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्या चीज का? 30 यूनिट। उसका एडजस्टमेंट एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? उस 30 यूनिट्स को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक इज एन, ये जर्नल में पास हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो जर्नल में दो चीज है, परचेज और लेजर में दो चीज है, परचेज और सेल। ट्रायल बैलेंस में दो चीज है, परचेज और सेल। ये परचेज और सेल क्लोजिंग एंट्री पास होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद पीएनएल में जाएगा। पर क्या पीएनएल मैच हो रहा है क्या? जैसे डिफरेंस कितना यूनिट्स का डिफरेंस है? ये 30 यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? और इसका एक एंट्री करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्लोजिंग स्टॉक इज एन, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज व्हाट? तो दिस क्लोजिंग स्टॉक जो आपका एसेट था ना इस साल, वो नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग स्टॉक है, उसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। फिर वापस गुड्स खरीदोगे तो पता है क्या बोलोगे? परचेज। गुड्स बेचोगे तो क्या बोलेंगे? सेल। ये जर्नल है भाई, और ये लेजर है। लेकिन हम लोग अभी जो इक्वेशन कर रहे हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। इट इज मेंट फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैलेंस शीट। तो ये सब कुछ बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है।
तो हम लोग यहाँ पे जब गुड्स खरीदते हैं ना, हम लोग यहाँ परचेज नहीं बोलते, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टॉक। गुड्स बेचते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टॉक। नहीं तो वो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री रह जाएगा, वो 30 यूनिट आएगा ही नहीं। उसके लिए वी डू एवरीथिंग विद द वर्ड स्टॉक। गुड्स जल भी जाएगा तो स्टॉक कम कर दीजिएगा। एवरीथिंग इज डन विद द वर्ड स्टॉक। गुड्स का सारा रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज विद स्टॉक। इनकम कैपिटल से क्या होता है? इनकम कैपिटल से क्या होता है? एक्सपेंस कैपिटल से। इज दिस क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एक चीज याद रखने का इंपॉर्टेंट चीज ये, बैलेंस शीट में गुड्स के लिए स्टॉक है पर जर्नल में स्टॉक नहीं है भाई। रियल लाइफ में हम लोग इक्वेशन नहीं करते, रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? जर्नल। किसको पागल कुत्ता काटा है जो एक पूरा पेज का 10 एंट्री का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एक बिजनेस में 500 ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या वो क्या कितना बड़ा पेपर लेके बैठेगा भाई कि न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन? वो पागला जाएगा, वो गिव अप कर देगा भाई। इट इज नॉट पॉसिबल। We don't do it directly from the balance sheet approach. We'll do it from which point of view? Journal. तुम एक बात समझो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कर रहा है? गुड्स खरीद रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, गुड्स बेच रहा है, स्टॉक कम कर रहा है। तो जो ओनर है ना भाई, उसको पता ही नहीं चला कि तुम खरीद कितने रहे हो, बेच कितने रहे हो। उसको तो दिख ही नहीं रहा ये चीज, क्योंकि प्रॉफिट तो कैपिटल के अंदर छुप गया जाके। उसको पता कैसे चलेगा उसका मेन धंधा से कितना परचेज हो रहा है और कितना सेल हो रहा है? उसको यही डेटा नहीं पता इक्वेशन के अंदर। अब गुड्स खरीद रहे हो, स्टॉक बढ़ा रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, स्टॉक कम करो, तो उसको तो ये पता चल रहा है एंड में स्टॉक बचा कितना है। उसको ये नहीं पता पूरे साल में कितना परचेज किया, पूरे साल में कितना बेचा है, ये तो उसको पता ही नहीं है। बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, दैट इज व्हाई वी डोंट डू अकाउंटिंग इक्वेशन इन रियल लाइफ, वी डू व्हाट? जर्नल। एंड जर्नल में गुड्स खरीदने को हम लोग स्टॉक नहीं बोलते हैं, गुड्स खरीदने को परचेज और गुड्स बेचने को सेल, बिकॉज दैट टू आर फकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। सो द ओनर विल डेफिनेटली वांट टू नो साल के एंड में मैंने कितना का परचेज किया और कितना का सेल किया। दैट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट वी वांट्स टू नो। क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो मैंने इलस्ट्रेशन 2 कर लिया है, हम लोग इलस्ट्रेशन 3 से शुरू करेंगे आज का क्लास। हम 3 इलस्ट्रेशन और सॉल्व करेगा, एक सम आपको होमवर्क देगा, आप कर लीजिएगा। दैट विल रैप अप आवर सिलेबस। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई होप आई कैन स्पीक गाइस। आप लोग रेडी है? आप लोगों को फॉर्मेट याद है हम लोग का क्या था गाइस? सीरियल नंबर, बहुत ही छोटा कॉलम, ट्रांजैक्शन क्वेश्चन कॉपी करने के लिए, फिर एसेट में काफी बड़ा जगह, इमेजिनिंग की 4-5 कॉलम बन सके, फिर लाइबिलिटी में 2 कॉलम जितना जगह, और लास्ट में क्या? कैपिटल। डू यू रिमेंबर द फॉर्मेट गाइस? लेट्स डू इट टुगेदर फटाफट। थोड़ा क्वेश्चन है। सीरियल नंबर, मेरे को नहीं पता भाई आपका स्कूल वाला लोग 80 मार्क का पेपर कैसे बनाएगा इस पार्ट से। आई डोंट हैव एनी क्लू। सीरियल नंबर, मैंने अपने टीचिंग हिस्ट्री में इतना सा सिलेबस 80 मार्क के लिए कभी नहीं देखा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। सीरियल नंबर हो गया। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। कॉपी टर्न करके बनाना है, होप आपको याद है। ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा जगह किसके लिए चाहिए? एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट गाइस? इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। Once you're done with the format, let me know guys. और स्केल का डेकोरेशन बाद में करना, फॉर्मेट बनाते हैं। हाँ, हो गया फॉर्मेट? ठीक है, ऊपर अपना यहाँ पे लिख लीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जाम में। हो गया? मैंने एक सब में आपको बैलेंस शीट बना के दिखा दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। वापस आगे कोई भी और सब में बैलेंस शीट है नहीं, और आप लोग बोले आपका स्कूल में करवाया भी नहीं है। पर अगर करवाएगा तो हम एक्सपेक्ट करेगा अगर एग्जाम में आता तो आप कर सकता है, क्योंकि आपको एसेट को एक साइड में लिखना है, लाइबिलिटी कैपिटल को एक साइड में लिखना है। आप 2 देख के जरूर जाइएगा, उसमें बैलेंस शीट बनवाया हुआ है मेरा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मेरे साथ चलता है सीरियल नंबर 1,
ट्रांजैक्शन के अंदर क्या बोला अगर आप बता सकते हो तो? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तीन ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आराम से कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना रुपया अगर आप बोल सकते हो? रिप्लाई नहीं आया है। 1 लाख। इफ यू कैन आंसर इसके अंदर क्या क्या दो अकाउंट, इट शैल बी ग्रेट। तो मैं एसेट के अंदर ना सबसे पहला चीज क्या लिखूंगा अगर आप मदद कर सकते हैं? थैंक यू। कैश। कितना रुपया कैश अगर आप ये बता सकते? लाइबिलिटी तो 0 रहेगा गाइस, और कैपिटल में कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये हो गया हम लोग का। अब इसको यहाँ पे लाइन खींच कर क्या लिख देंगे? न्यू इक्वेशन। अब अगर मदद कर सकते तो इट शैल बी ग्रेट। न्यू इक्वेशन विल बी 1 लाख is equal to 0 plus 1 lakh. I think this is pretty straightforward, easy guys. This is the first one done for everyone guys. I would like to move forward. हो गया? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में जाएगा। आपको आता है तो भी लेट्स कीप पेशेंस गाइस। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना रुपया? लिसन टू मी गाइस केयरफुली। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब यहाँ पे भाई जर्नल नहीं कर रहा है तो परचेज गुड्स को मैं परचेज नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? तो मैंने कितना रुपए का स्टॉक खरीदा है? 20,000। क्या चीज पे खरीदा है? एंड क्रेडिट पे भी खरीदा है। क्रेडिट पे खरीदना मतलब उधार में खरीदा है, सही है? मतलब मैंने गुड्स दो चीजों पे खरीदा है, कैश पे और उधार पे। जिस आदमी से मैं उधार पे खरीदता हूँ उसको क्या बोलते हैं? एंड क्रेडिटर इज आवर, सही है? तो इस सब में ना एक्चुअली तीन चीजें इन्वॉल्व है। आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन। स्टॉक है, कैश है, क्रेडिट। स्टॉक है, कैश है, क्रेडिट है। हाँ या ना? तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ एसेट में क्या लिखने के लिए? स्टॉक। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा कितना रुपया से अगर आप ये बता सकते हो तो? और मेरा कैश गिर जाएगा 20,000 से। आई थिंक दैट्स ओके फॉर एवरीवन। इस लाइबिलिटी में एक नया लाइबिलिटी अपीयर हो जाएगा विद द नेम ऑफ कितना रुपया का? क्रेडिटर। कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि गुड्स खर्चा है, पर इसको बैलेंस शीट में हम लोग खर्चा के नाम से नहीं बुलाते हैं, स्टॉक के नाम से बुलाते हैं। मैं क्या लिख सकता हूं अगर आप मदद करोगे तो? न्यू इक्वेशन, कैश कितना हो गया है प्लस इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1 लाख। ये समझ आए? ये सब नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन गाइस? सब रुकना ना इतना करके। सबका पहला दोनों चीज समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस गाइस? ये परचेज गुड्स तो हर जगह आएगा, तो इज दिस क्लियर? आई एम मूविंग टू द थर्ड वन एंड आई वांट यू गाइस टू फोकस। थर्ड, सोल्ड गुड्स। क्या बेचा मैंने? गुड्स फॉर कैश। कॉस्टिंग कितना रुपया? मैंने गुड्स कैश पे बेचा है, कॉस्टिंग 10,000। तो मैंने बेचा 10,000 पे नहीं है भाई। ऑब्वियसली मैं क्या जोड़ के बेचता हूँ? प्रॉफिट। कॉस्ट है सामान का खरीदने का दाम, पर मैं जितना मैं खरीदा मैं उतना पे नहीं बेचूंगा मेरा भाई। मैंने खरीदा कितना पे है? और ऑन क्रेडिट पे भी बेचा है 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ। तो भाई इस तरह का सम करने का बेस्ट तरीका सुनिए क्या है। आप ना एक टाइम में एक ही करो, मतलब आप क्रेडिट और कैश दोनों मिक्स मत करो। अब ऐसा भूल जाओ कि क्रेडिट है ही नहीं सब में, खाली कैश है। तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। गुड्स कितना का है अगर आप बता सकते हैं तो? हमको क्रेडिट वाला मत बताओ, गुड्स कितना का है?
पर पता है मैंने इसको बेचा कितना का प्रॉफिट पे है? मैंने बेचा कितना पे है? 12। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ये कौन सा वाला है? कैश। तो मेरे को फायदा हुआ कितना का? यही फायदा जर्नल अलग से निकालता है बाय मेकिंग एन अकाउंट पीएनएल अकाउंट। पर यहाँ तो बन नहीं रहा ना, इट्स अ व्हाट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। तो ये फायदा हम लोग डायरेक्ट कैपिटल से दिखाना पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, मैंने गुड्स बेचा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आप देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ। सीरियल नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना रुपया गाइस? तो पहले मैं यही कर रहा हूँ, मेरे पास कैश आएगा। मेरा क्वेश्चन क्या, मेरे पास 10,000 आएगा क्या? बस कितना आएगा? अब कोई बोल रहे क्यों भाई, 10,000 कॉस्ट है, मैंने उसको क्या जोड़ के बेचा है, कितना परसेंट, मतलब मैंने बेचा कितना पे है, तो मेरा कैश बढ़ गया कितना रुपया से, तो मेरा टोटल कैश कितना हो गया 12,000। पर पता है मेरा स्टॉक कितना से गिरेगा? ये यही डिफरेंस है बिटवीन अ जर्नल एंड एन अकाउंटिंग एक्चुअली। क्योंकि जर्नल तो इसको सेल बोल के 12,000 लिख के खत्म कर देता, पर अकाउंटिंग इक्वेशन गुड्स खरीदने को स्टॉक बोल रहा है, गुड्स बेचने को भी स्टॉक बोल रहा है। तो स्टॉक इज ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस, तो मैं इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस नहीं कर सकता मेरा भाई। आई माइनस व्हाट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। 50,000 कॉस्ट में से मैंने 10,000 का कॉस्ट का बेचा है, कितना पे? 12,000। कितना का फायदा हुआ? ये 2,000 मैं कैपिटल से जाके जोड़ता हूँ। मेरा गुड्स कितना कॉस्ट का गया है? मेरा गोडाउन से स्टॉक 10,000 का कम हो गया, बस कैश आया कितना? भाई ये 2,000 एक्स्ट्रा क्या चीज का है? प्रॉफिट। ये मैंने कैपिटल से प्लस किया ना। इमेजिन जर्नल, गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं? 10,000 विच इज एन एक्सपेंस। गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं? सेल विच इज एन इनकम, 12,000। एक्सपेंस पीएनएल में जाता, इनकम पीएनएल में जाता, फिर ये इनकम माइनस एक्सपेंस करके आप प्रॉफिट निकालता। ये प्रॉफिट कैपिटल से प्लस होता एंड ऑफ द ईयर। आप इक्वेशन में भी वही कर रहे हो। तो ना, आई नेवर टीच इक्वेशन एज माय फर्स्ट चैप्टर, आई ऑलवेज टीच इक्वेशन एज द लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस आफ्टर बैलेंस शीट। क्योंकि आप समझा नहीं अभी हम क्या बोले। सुनो हम क्या बोले, कुछ खरीदने को क्या बोलते हैं? तो मैं जर्नल में पता है क्या लिखता? परचेज कितना रुपया, और मैं सेल कितना का लिखता। ये जर्नल में होता, ये दोनों चीज किधर जाता? पीएन। परचेज कितना रुपया, 10। सेल कितना, इस दोनों की मदद से पता है क्या आया है? प्रॉफिट कितना रुपया का। ये प्रॉफिट किसका है आपको पता है? ओनर का है। कमाया बिजनेस है, पर अभी मिलेगा किसको? ओनर। क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट किसके लिए कमाता है? ओनर के लिए। तो ये जो ओनर का रुपया ना, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? कैपिटल। मेरा अगर कैपिटल 1 लाख है ना, उसमें पता है क्या जुड़ जाएगा? अभी भी तो मैंने वही जोड़ा है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट। पर क्योंकि मेरे पास पीएनएल नहीं है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली प्रॉफिट जोड़ रहा हूं। अब समझो ना, इम्पैक्ट वही है। ये कब होता? जब आप क्या पास कर रहा होता। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो जब मैंने सेल किया 12,000 का, तो मैंने 12,000 का सेल किससे हटाया? स्टॉक से। कितना रुपया हटाया? इसको बेचने में फायदा जो हुआ वो मैंने डायरेक्टली किससे प्लस कर दिया? तो यहाँ पे भी तो कैपिटल से ही प्लस हो रहा है 2,000 रुपया, तो मैंने वही प्लस किया। कैपिटल में कितना रुपया प्लस हुआ? 2,000। तो ऊपर में भी मैंने कितना प्लस किया? 2,000। और मैंने स्टॉक से गिराया कितना है? क्योंकि स्टॉक गोडाउन से 10,000 रुपया का गया है, जो बिग 12,000 पे। आई होप दिस इज ओके गाइस। जो हम लास्ट चैप्टर कराएंगे उसके बाद एक सम करवाएगा इक्वेशन का। ये हम लोग ने खाली एक पार्ट सॉल्व किया अभी। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, फॉर कैश रुपीज कितना गाइस? 12,000। 10,000 का कॉस्टिंग का है, ठीक है, जिसको मैंने बेचा 12,000 पे है, तो 12,000 का कैश आया, 10,000 का स्टॉक गया, और मैंने 2,000 रुपया प्लस कर दिया कैपिटल में एज माई प्रॉफिट। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट यू कैन आस्क। और ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या चीज का लिखा है हम लोगों ने। अब एक और चीज है, ऑन क्रेडिट।
ऑन क्रेडिट कितना रुपया का? तुम पहले तो कैश में कुछ होगा क्या? स्टॉक तो लेकिन गिरेगा 15,000 से, और एक नया एसेट आ जाएगा, क्योंकि मेरे को रुपया मिलना है। अब एक बात समझो, हमको कितना रुपया मिलना है ये मेरा क्वेश्चन है। 15,000 नहीं मिलना है मेरा भाई, 15,000 तो कॉस्ट है। क्या मैं 15,000 पे बेचूंगा क्या? मैं क्या जोड़ के बेचूंगा? प्रॉफिट। तो कितना पे बेच रहा हूं? 18। और ये जो प्रॉफिट है ना, ये कैपिटल से जाके जिससे हम लोग को जिंदगी का क्या मिल गया है? न्यू इक्वेशन। अब लोग नहीं समझे तो बताइएगा। 25,000 प्लस 18,000, ये हो गया डेटर का, इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,05,000। मैंने शुरू में जो कैपिटल 1,00,000 लगाया था ना, वो बढ़ के कितना हो गया है? 1,05,000। मतलब मैंने प्रॉफिट कमाया है कितना रुपया का? 5,000। ये मैंने लास्ट क्लास भी समझाया था। ड्राइंग्स किधर जाएगा आप ये बताओ इस इक्वेशन में? तो कैपिटल से अगर ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो ड्राइंग्स तो कैपिटल से ऑलरेडी एडजस्टेड है। तुम्हारा साल का शुरू में 1,00,000 था, उसमें से ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस होने के बाद कैपिटल आया होगा। तो मेरा कैपिटल 1,00,000 था, एंड में आया 1,10,000। तो मैं बोलूंगा मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 10,000 ड्राइंग्स भी तो उससे ऑलरेडी माइनस हुआ वही है। इसी इक्वेशन से तो यही मिलता है। रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया। अगर हो जाएगा तो आंसर कर दीजिएगा guys। ये हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा किया है? अब मूविंग फॉरवर्ड। उनको आइडिया नहीं आप लोग का स्कूल में अलग से लिखने बोलता है क्या? कोई आइडिया नहीं। ये प्रेजेंटेशन मैटर स्कूल टू स्कूल। आप लोग को वापस से अलग से क्या चीज अलग से दिखाना, मतलब समझा नहीं। ये आप दिखा सकते हो, आपका वर्किंग नोट है चॉइस वाला। Guys, अगर ये जो 20% प्रॉफिट आपने जोड़ा है ना, आपको अगर दिखाने का मन है तो वर्किंग नोट बना के दिखा दीजिएगा। 10,000 प्लस कितना परसेंट? 20% इज इक्वल टू 12,000। 15,000 प्लस 20%। Therefore, profit is equal to 2,000 on cash sales, 3,000 on credit sales। यार वर्किंग नोट का ना कोई लैंग्वेज नहीं होता है। आपका मर्जी, आपको जो भी इंग्लिश में लिखना है। ऐसा कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है कि वर्किंग नोट ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। वो आपका लैंग्वेज के ऊपर है। Once you're done with the sum, let me know, guys. Any doubt, any confusion? I'm moving forward. Illustration number 4. Guys, illustration number 5 और illustration number 6 होमवर्क मार्क कर लीजिएगा प्लीज। Illustration number 5 और illustration number 6 होमवर्क मार्क कर लीजिएगा। Please make sure that you practice at least 2 sums at home. In case you're not able to do it, at least let me know. ठीक है? Illustration number 4 फॉर्मेट रेडी कर रहा है। सीरियल नंबर,
सीरियल नंबर के बाद मैं क्या लिखूंगा मेरा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जगह क्या चीज के लिए छोड़ना है? लाइबिलिटी में 2 कॉलम जैसा इमेजिनेशन छोड़ रहा हूं मैं, प्लस कैपिटल। फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा। चलो मैं रुका हुआ हूं आप लोग के लिए। ऑल सेट गाइस। मैं कुछ बोलता हूँ बिफोर वी स्टार्टिंग विद दिस सम। सम करते समय तो फोकस करना इस सम में क्या हो रहा है। गेट योर कंसेप्ट क्लियर। इन केस यू हैव डाउट पूछना इस सम के अंदर। ये सम क्लियर करना चाहिए अगर आपका कुछ भी डाउट है तो लेट्स फोकस। पहला चीज क्या बोला अगर आप मदद कर सकते हो तो। हम लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रुपीस कितना है अगर आप बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एसेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा अगर आप बता सकते हैं। कितना रुपया कैश और कैपिटल में कितना लिखूंगा। लाइबिलिटी कितना 0। इसके मदद से मेरा बन गया है न्यू इक्वेशन। सॉरी, न्यू इक्वेशन 1,20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। डन विथ लेट मी नो गाइस। ये हम लोग का पहला वाला कंप्लीट हो चुका है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड वन। If you can reply, it shall be great. Rent received. Rent received कितना रुपया? Up. I want you guys to focus. Rent received rupees 10,000. So let me speak, guys. What are the two accounts involved in this? I cannot hear, guys. Cash account और हमको जर्नल वाइज बोलो ना भाई, क्या क्या 2 अकाउंट है। कैश अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड हम लोग का क्या है? इनकम इस इक्वेशन में कहां से एडजस्ट होता है अगर आप कैपिटल से प्लस। तो मैं कैश में जाके 10,000 प्लस कर दूंगा और ये 0 प्लस कितना रुपया 10,000। मेरा न्यू इक्वेशन बन जाना चाहिए। गैस 2-3 ऐसा इक्वेशंस है, 2-3 ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपका डीके गोल्ड बुक में नहीं है, तो हम आप लोग को एक्स्ट्रा में लिखवा देगा, पर वो एग्जाम में एकदम आ सकता है। ठीक है, तो अपना टोटल कितना बन गया अगर आप ये बता सकते हो। 1,30,000 0 प्लस 1,30,000। मेरा इक्वेशन मैच हो रहा है, चेक करते हुए जाइए। Now the next one is difficult, guys. I want you guys to focus. That's where the basic comes into picture. Can I read the question, guys? Invested in shares 50,000. मैंने ना पैसा इन्वेस्ट किया किस पे? शेयर्स पे। मैं कुछ पूछता हूँ, अगर आप रिप्लाई करोगे तो चल बी ग्रेट।
एसेट का डेफिनेशन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिनसे भी अपने को रुपया सर्विस मिलना, या अगर मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट की, याद करो मैंने बाजू में बिल्डिंग खरीदा था, क्या लेने के लिए? रेंट। मैंने शेयर्स खरीदा दूसरा कंपनी का, दैट इज लाइक माई व्हाट? इन्वेस्टमेंट। मैंने कब बोला कि कैश पे? यू हैव इन्वेस्टेड समवेयर। मैं रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूँ, क्या उम्मीद से कि मेरे को फ्यूचर में रुपया मिलेगा। मैं बाजू में बिल्डिंग खरीद रहा हूँ ताकि मेरे को फ्यूचर में रेंट मिलेगा। ऐसे डूबने के लिए तो कुछ भी डूब सकता है। तुम गुड्स खरीदा, वो भी तो नहीं बिकेगा, क्या गारंटी है? डूबने के लिए तो पूरा बिजनेस ही डूब सकता है। एकदम लेना देना नहीं है उसके लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर वो बिजनेस के लिए होता तब तो वो फिक्स्ड एसेट होता है। याद करो मेरा क्लास, आप लोग फिर भूल गए। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा ना, आप लोग सुनो यार, आप लोग कंसेप्ट सुनो, अभी तो रियलाइज होगा नहीं कंसेप्ट पे क्या होता है। मैंने बाजू में बिल्डिंग खरीदा है, मेरा खर्चा लगा है, मेरा रुपया गया है, आया ना? ये मैंने बिल्डिंग खरीदा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेंट। तो ये बिल्डिंग पर मैं अपने क्लासेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग मेरा खर्चा है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एसेट। ये एसेट के अंदर क्या बुलवाया जाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं वहां पे क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं वही बिल्डिंग खरीद के वहां पे क्लासेस लूं, तो वो बिल्डिंग मेरा पता है क्या बन जाएगा? फिक्स्ड एसेट। अब मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा सिनर्जी का कुछ रुपया मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो मेरा खर्चा लगा है शेयर्स को खरीदने में, विच विल गिव मी बेनिफिट इन द फ्यूचर। कैन एनीवन हियर टेल मी हम लोग शेयर्स के ऊपर क्या कमाते हैं? डिविडेंड कमाएंगे। ठीक है, एक बात समझिए ना, मैंने ना लोन दिया, मैंने प्रियांशी को लोन में रुपया दिया, तो मेरे को इससे रुपया मिलेगा ना? तो मेरा क्या है? एसेट। मेरा धंधा नहीं है किसी को लोन देने का, तो ये भी तो मेरा एसेट है ना मेरा भाई। तो मैं रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूँ फ्यूचर में इनकम कमाने के लिए, तो मेरा खर्चा लगा है। ये खर्चा मेरा डे टू डे बेसिस पे नहीं लगेगा मेरा भाई, ये खर्चा से मेरे को फ्यूचर में इनकम बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए मेरा क्या है? एसेट। इस एसेट को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर मेन बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर मैं एज अ सिनर्जी रिलायंस का शेयर खरीदता हूँ, मेरे लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। मैं एज अ सिनर्जी बाजू में बिल्डिंग खरीदता हूँ, मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और मैं बाजू में बिल्डिंग खरीदता हूँ, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं, वो मेरा गुड्स टाइप है भाई बेसिकली। इज दिस ओके? आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। तो इसमें क्या लिखा हुआ आप ये बताइए? इन्वेस्टेड इन शेयर। मैंने इन्वेस्ट किया है, कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? तो इसके अंदर क्या क्या दो अकाउंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज पता है क्या होगा? कैश। कैश गिरेगा कितना रुपया से? और एक नया अकाउंट अपीयर होगा एसेट में, क्या? इन्वेस्टमेंट। कोई शेयर्स वेयर्स अपीयर नहीं होगा, बुक मत फॉलो करिए, बुक गलत भी होता है। एकदम शेयर्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट। कोई आदमी शेयर्स नहीं लिखता, सब क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट? वैसे ये एक रेफरेंस बुक है, सब छाप मत दीजिएगा इससे, इसमें भी गलती है। तो हम लोग इसको शेयर्स नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। आपका अगर स्कूल टीचर गलत करे तो भी आपको इन्वेस्टमेंट लिखना, वो भी इस इन्वेस्टमेंट में आएगा एकदम। अब मैं कुछ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट खोलोगे ऑनलाइन ना, तो उनके एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नाम चीज होगा। फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से नोट लिखता है, और नोट पे नीचे जाके लिखता है कि उन्होंने क्या क्या चीज में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, दे राइट दिस वे, बट द मेन नेम ऑफ द एसेट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। किसी को और क्लैरिटी चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिख सकता है, पर खाली शेयर्स नहीं लिख सकता है। इज दिस क्लियर? ये इक्वेशन नया बना ले हम लोग इससे, न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया गाइस? एक नया एसेट अपीयर हो गया, इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया का? 50,000।
इज इक्वल टू 0 प्लस 1,30,000। गाइस मैंने इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बताया था एसेट का डेफिनेशन के अंदर। एक लास्ट में ना एक थ्योरी कंसेप्ट बोलते हुए भेजेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो मैं वो समझाते हुए आपको क्लास को एंड करूंगा। यहाँ तो क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। ऑन है एसी? एसी से तो हवा ही आएगा। हो गया नया इक्वेशन। पहला एबीसी क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं हम। भाई वो एक कपल बैठा था एक बार लास्ट बेंच के कोने में, एक दूसरा को आई लव यू बोल रहा, हमको वो सुनाई दे रहा, हमको लास्ट में बोलना पड़ा, हम बोला हो गया भाई तुम्हारा ही बेबी है घर ले जाओ, प्लीज छोड़ दो भाई आई लव यू बोलना। क्लास में 2 घंटा का क्लास में 6 बार आई लव यू बोला एक दूसरे को। ठीक है ना प्रतीक, इतना बार नहीं बोलना होता। तुम नहीं बोला ऐसा अभी तक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 4, रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड, यहाँ पे लिख रहे हैं रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड सुनने से इजी रहेगा। हम लोग डिविडेंड रिसीव किया है गाइस, तो इसके अंदर पता है कितने अकाउंट्स होंगे? 2। अब सुनना, ये डिविडेंड हम लोग को पता है क्यों मिला, क्योंकि हम लोग ने शेयर में रुपया लगाया था, उसी से हमने कमाया। डिविडेंड रिसीव्ड इज आवर इनकम, तो कैपिटल में जाके प्लस होगा, पैसा आया तो कैश में भी प्लस होगा। तो 5,000 प्लस 0 0 फिर 5,000 प्लस, न्यू इक्वेशन प्लस दो सम होमवर्क देना, दोनों एक बार में मत करना भाई, बहुत ही बेकार चीज है, एक एक करके ब्रेक ब्रेक में करना भाई, याद लेवल है। देखिए इक्वेशन मैच हो रहा है मेरे हिसाब से। नंबर 5, तो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम में ना, इफ यू गेट अ रीडिंग टाइम, आई एम नॉट श्योर आपका स्कूल रीडिंग टाइम देगा या नहीं देगा, अगर देता है तो सॉल्व योर एमसीक्यूज, डोंट सॉल्व अ सम, इट नेवर हेल्प्स, इट विल नेवर हेल्प, क्योंकि आपको सम सम करना है, इक्वेशन में क्या सॉल्व करके रखेगा क्वेश्चन पेपर में। तो ऑलवेज सॉल्व एमसीक्यू, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, आप सीधा आंसर लिख सके, यू विल सेव योर टाइम। एंड व्हेन यू स्टार्ट द पेपर, ऑलवेज स्टार्ट विद द सम, स्टार्ट विद द अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप लास्ट में इक्वेशन करेगा तो आपका फ्री में मार्क्स जाएगा, और थ्योरी में वो अपना मूड के हिसाब से मार्क्स देगा। तुम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? रात को मन हुआ तो अच्छा हुआ तो दे देगा, नहीं हुआ तो नहीं देगा, इट्स ऑन द मूड भाई। जेन्युइनली अगर मैं थ्योरी पेपर चेक करो, इट्स ऑन माय मूड, मेरा मूड खराब है पेलेगा, बढ़िया मूड है मार्क्स दे देगा, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मूड। तो आप थ्योरी में ज्यादा लिख देगा बिना मतलब का, तो आप पहले इक्वेशन कर लो, पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो, फिर जो टाइम बचा उतना लिख देना थ्योरी, क्योंकि कुछ लोग थ्योरी बना के लिख ही रहा होगा, हम श्योर है, ठीक है। तो पहले थ्योरी मत लिखना, पहले क्या सॉल्व करना, सम, क्योंकि सम ना फुल ला सकता है, पर थ्योरी में फुल आएगा नहीं, वो हम कैसे बोल सकते, जो टीचर चेक करे वो लाएगा, ठीक है, उसका मर्जी है। और दूसरा चीज, आपको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप लोग की मर्जी है, डोंट ट्राई टू मग अप थ्योरी, मत लर्न करो थ्योरी, ये थ्योरी रट के आपको आगे काम नहीं आना है। तो आप इसको मल्टीपल टाइम रीडिंग करो, और जो मेरा पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन आंसर डाला हुआ है साथ में, यूज दैट टू सॉल्व मोर। आप जितना 1 मार्कर सॉल्व करेगा उतना प्रोबेबिलिटी है कि आपको बड़ा आंसर याद रहेगा, और आप डायरेक्ट बड़ा बड़ा आंसर याद करेगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो डोंट ट्राई टू मग अप वर्ड टू वर्ड, इट डज नॉट मेक सेंस। और इस एग्जाम के बाद ये थ्योरी आपका जिंदगी में वापस कभी काम नहीं आना है। आपको प्रिंसिपल्स का लॉजिक मैंने क्लास में याद करवा दिया, तो वो इंग्लिश में लिखना है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लिखना तो पड़ेगा ही। तो आप खाली इतना बार रीड कर लो कि नेक्स्ट मॉर्निंग याद रह जाए एग्जाम के। मैं हर बार ये बोलता, इसके बाद कोई भी एग्जाम में थ्योरी नहीं है, सब में क्या आएगा, सम्स, थ्योरी खाली एमसीक्यू में आता है। तो ये एग्जाम आपका 80 मार्क का पता नहीं क्या आएगा, तो हो सकता है सारा क्वेश्चन दे दे जितना है। तो ये तो आपको लर्न करना है, जो भी आप रटो मत, रीड कर लो मल्टीपल टाइम, और अपना वर्ड पे जाके लिख के आ जाओ और बोल दो जय माता दी, पर सम गलत मत करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड ट्राई सॉल्विंग मोर 1 मार्कर क्वेश्चन। हमेशा मानता जितना 1 मार्कर करेगा आप उतना बेटर बड़ा आंसर लिख पाएगा, हमको ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी लुक एट योर वे, पर हम वापस बोलते हैं 9 10 का तरीका 11 12 में काम नहीं आता है, इट डजंट वर्क हियर, ठीक है।
स्पेशली ऑल दोज आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, इट डजंट वर्क हियर, बिकॉज यहाँ पे पेजेस भरने पे मार्क्स नहीं मिलता है। हम आपको अभी भी बता रहे हैं, यहाँ पेजेस भरने पे मार्क्स नहीं मिलता है। तो अभी अप्रोच समझ लीजिए, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। नंबर 5, जैसे मैं एक टिप देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका इको का एग्जाम है, अब आप लोग ना, बहुत लोग यहाँ पे क्या एटीट्यूड रखोगे कि विल ट्राई टू मग अप एंड विल ट्राई टू वॉमिट इन दी एग्जाम। मेरा जैसा आदमी पता है क्या मानता है, ड्रॉ मोर स्केड्यूल, ड्रॉ मोर डायग्राम। जितना स्केड्यूल डायग्राम बना रहे हो उतना पेजेस भर रहे हो, आपको पेजेस भरना है भाई। तो अब जितना स्केड्यूल डायग्राम बना रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उतना ज्यादा पेज यूज कर रहे हो। तो एवरी टाइम यू राइट एन आंसर, इफ यू हैव अ स्केड्यूल एंड अ डायग्राम, ड्रॉ दैट इवन इफ इट्स फॉर अ 1 मार्क, बिकॉज उसको लगेगा बहुत पढ़ के आया है। ये पहला पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट, स्केड्यूल डायग्राम हेल्प्स यू टू अवॉइड लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बचाता है। भाई सीबीएसई में कोई टीचर को लैंग्वेज से प्यार नहीं है। दे डोंट राइट, यू कीप राइटिंग लैंग्वेज, दे वांट यू गाइस टू अवॉइड लैंग्वेज। तो ये ट्रांजिशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो ट्रांजिट करो उस चीज से कि पेजेस भरने से मार्क्स नहीं मिलेगा। सेम मैं अकाउंटिंग में भी बोलूंगा। तो मैंने तो आपको आंसर्स लिख के दिया हर टॉपिक का, तो अब देखिए मैंने क्या लिख के दिया। मैं तो डीके को से अंडरलाइन कर दिया जो मेरे को रेलिवेंट लगा। पर ये नहीं है कि आप उसका ए एंड द रट लो। प्लीज, हमको शर्म आ जाएगा अगर आप ए एंड द सेम लिख के आए तो। हम आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा उस चीज के लिए, जेन्युइनली। क्योंकि क्लास 12 में 3 बुक है अकाउंट्स का, ठीक है भाई, स्ट्रेचिंग टू 2000 पेजेस, जिसका वेटेज है थ्योरी का 2 मार्क। तुम रटेगा नहीं ना? तो लेट्स टॉक लॉजिक, देयर इज नो सेंस। बाकी आपका चॉइस है। नंबर ई, नंबर ई, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नाम तेल लेने जाए, नाम तेल लेने जाए, जर्नल नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। अगर हम उधार में खरीद रहे, जिस आदमी से खरीद रहे उसको क्या बोलता है? हमको सुनाई नहीं दिया है। कितना रुपए का खरीद रहे हैं? 35,000। अगर आप लोग हमको इसका 2 इफेक्ट बता सकते तो इट शैल बी ग्रेट। एक्शन कैश नहीं होगा, हम लोग का एक नया एसेट बनेगा विद द नेम ऑफ व्हाट? स्टॉक। ये स्टॉक बढ़ेगा। क्या बता सकते हो स्टॉक कितना से बढ़ेगा? आपने उधार में खरीदा है तो लाइबिलिटी में जाके आप क्या लिखोगे? क्रेडिटर। मेरा स्टॉक बढ़ गया है कितना रुपया से, और मेरा क्रेडिटर बढ़ गया कितना रुपया से? 35,000। गाइस, नाम से कोई मतलब नहीं। क्रेडिटर, यू आर डूइंग बैलेंस शीट अप्रोच, you are doing balance sheet approach, you don't write the name, you write the creditor. New equation, 85,000 plus 50,000 plus 35,000 equal to 35,000 plus 1,35,000। हम क्रेडिटर लिखा है, हाँ, इट्स अ बैलेंस शीट अप्रोच। कंसेप्चुअली तो यही होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम। पहला 5 ट्रांजैक्शन हो गया है। वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू द क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक? अब आई वांट यू गाइस टू फोकस। बहुत इजी है, सब आंसर करना। पेड कैश, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। पर्सनल है, पर्सनल, पर्सनल को क्या बोलता है? ड्रॉइंग्स वो है जो कैपिटल को कम करता है, कैपिटल को कम करता है। तो आइए नंबर 6, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। ट्राई करिएगा पार्टिसिपेट करने का। पेड कैश और हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना रुपया? आई कैन नॉट हियर। तो इसका 2 इफेक्ट होगा, कैश से माइनस और कैपिटल से भी माइनस। दिस नीड्स टू बी ओके फॉर एवरीवन। आपने इसका जर्नल भी किया है। तो ये कितना बन जाएगा? 78,000 प्लस 50,000 प्लस इज इक्वल टू 35,000 प्लस
नंबर 6 तक हो गया मेरा। हम रुक गए, हाँ। डन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नंबर 7 में जा रहा है, एंड आई वांट यू गाइस टू स्टॉप राइटिंग बिफोर दैट। इस पर हमको राइट चाहिए खुद से। नंबर 7 खुद बोलना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग कितना रुपया है और मैंने बेचा कितना पे? बस सोच लीजिए क्या क्या होगा इफेक्ट, हमको जानना है। कैश बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा? स्टॉक 10,000, और जो फायदा हुआ है वो कैपिटल से जाके प्लस हो जाए। तो ये लिखते हैं। तो मेरा कैश में 14,000 प्लस हो गया। मेरा स्टॉक, याद रखना स्टॉक 35,000 वाला है, हाँ? स्टॉक से 10,000 रुपया माइनस, और कैपिटल में जाके 4,000 रुपया प्लस। तो मेरा नया इक्वेशन 92,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, 35,000 प्लस 1,32,000। अगर आपसे ये हो रहा तो शुड बी ओके विद द अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन के टाइम में ना दो अकाउंट सोच लेना अगर कुछ नया आता है तो। समझ आया हम क्या बोले? थिंक लाइक जर्नल, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट गेम। हम वही सोच के करते हैं इक्वेशन। नंबर जी हो गया सबका। लास्ट दो बचा, लेट्स रैप इट अप गाइस। बोल सकते हैं हम? थैंक यू। कैश पेड टू रागिनी, मतलब क्रेडिटर को हम लोग कैश पे कर रहे हैं, हाँ। कितना रुपया पे कर रहे हैं? तो दो चीज गिर जाएगा। क्या क्या गिर जाएगा? रागिनी क्रेडिटर गिर जाएगा और कैश गिर जाएगा। सेशन कहा था तुम इतना दिन? अभी ठीक हो गया? तुम बैठ जाओ, खड़ा क्यों हो गया? तुमको प्रियल बोला तुम्हारे पर ध्यान देने के लिए कि तुम पढ़ते नहीं। कैश से माइनस हो जाएगा कितना रुपया? 35,000। ये जीरो, जीरो। क्रेडिटर से भी कितना? 35,000 माइनस। एक क्वेश्चन है, हाँ, ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। कितना तरह का डिस्काउंट होता है गाइस? क्या क्या? ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, तो वो इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, पर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। अब सुनना, कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है। या तो आप डिस्काउंट दोगे या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप दोगे तो उसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। और मिलेगा तो आप बोलोगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस and discount received is an income. Discount allowed is an, and discount received is an income. Is this clear? नंबर न्यू इक्वेशन बना लीजिए ना। कितना होगा माइनस करके, अगर आप बता सकते हो तो? कितना कितना? 57,000 plus 50,000 plus 25,000 is equal to 0 plus 1,32,000। अभी लास्ट है, साथ में करते हैं, हाँ। हमको रिप्लाई करना जो हम पूछ रहे हैं, हाँ। हम एक बार इक्वेशन से बाहर गया, हमें जस्ट चेक इट। इन्होंने बोला डिपॉजिटेड इनटू इनटू बैंक। तो भाई क्या डिपॉजिट किया बैंक में? दैट्स ऑब्वियस। क्या डिपॉजिट किया है? कैश। अगर मैं जर्नल सोचूं तो इसके अंदर क्या क्या दो अकाउंट है?
कैश अकाउंट, मतलब मैंने अपने वॉलेट से कैश निकाला है, कहाँ पे डालने के लिए? बैंक। कैश इज आवर, बैंक इज ऑल्सो आवर। मैंने पैसा बैंक में क्या किया है, तो बैंक वाला एसेट बढ़े और कैश वाला एसेट गिरे। मैंने रुपया निकाला वॉलेट से और मैंने इस रुपये को किधर डाला है, तो मेरा बैंक वाला एसेट बढ़े एंड मेरा कैश वाला एसेट गिरे। अब आप समझिए कि अगर मैं इसका जर्नल लिखता तो जर्नल क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये इसका जर्नल होता। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, तो कैश तो गिरा देगा पर एसेट में एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा विद द नेम ऑफ व्हाट, बैंक। तो इस बार एसेट में 4 एसेट्स खुला है, कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कितना रुपया डिपॉजिट किया? तो ये 20,000 रुपया कैश से क्या हो जाएगा, ये जीरो और बैंक में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। न्यू इक्वेशन, 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,30,000। ठीक है, दो सम आपका होमवर्क में है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हम एक सम और सॉल्व करेगा नेक्स्ट क्लास विच विल बी इलस्ट्रेशन नंबर 7। थैंक यू सो मच गाइस। ओ, सुनना आप ध्यान से, हम कुछ बोल रहे हैं। खर्चा को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन। एक्सपेंस नहीं बोलता है। खर्चा को हम लोग क्या बोलता है? ठीक है, ये खर्चा टोटल 3 तरह का है। आई वांट यू गाइस टू फोकस। जो भी खर्चा मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, जो मेरा डे टू डे पर्पस के लिए यूज, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन एसेट। जो भी खर्चा मेरा डे टू डे बेसिस पे लगता है विच गिव्स मी अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने 2 वर्ड पढ़ा है अभी। एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब, if you all can participate it shall be great। एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब, तो जो भी खर्चा मेरा डे टू डे बेसिस पे लगता है विच गिव्स मी शॉर्ट टर्म, उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंस। ऑन दी अदर हैंड, कोई भी खर्चा जो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे, विच इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, जो डे टू डे बेसिस पे नहीं लग रहा है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ एसेट। तो हम कुछ पूछता है, मैं अपना जगह का रेंट पे कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू। मशीनरी, एसेट बोल लो समझ जाएगा, एसेट मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। फर्नीचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टाफ को सैलरी पे कर, एक्सपेंस ना, तो क्या एक्सपेंडिचर है। अब सुनना ध्यान से, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ अपना इंस्टीट्यूट का। एडवर्टाइजमेंट कैन बी इन वेरिड फॉर्म्स। इमेजिन आपके न्यूज़पेपर पे एक लीफलेट आता है, दैट्स एन एडवर्टाइजमेंट। मैं न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट डाला हूँ, दैट्स एन एडवर्टाइज, लीफलेट डाला हूँ, दैट्स एन एडवर्टाइजमेंट। मैं हर पोल पे एक अपना पैम्पलेट लगवा रहा हूँ, दैट्स एन एडवर्टाइजमेंट। मैं एक नॉर्मल बैनर लगवा रहा हूँ स्कूल कॉलेज के बाहर, दैट्स एन एडवर्टाइजमेंट। We do advertisement in multiple places. I'm sponsoring an event. That's an advertisement. सही है, ये advertisement is a revenue expenditure.
एडवर्टीजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी मैंने अभी बोला, लीफलेट, पोल पे लगाना, नॉर्मल बैनर लगवाना, यही एडवर्टीजमेंट अगर इतने स्मॉल स्केल पे नहीं हो। जस्ट टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, इमेजिन करिए, यू हैव सीन द गुवाहाटी क्लब सर्कल आई बिलीव, ठीक है, वहां पे ना एक बहुत बड़ा स्लॉट खाली है एडवर्टीजमेंट का, एग्जांपल। तो मैं वहां पे एडवर्टीजमेंट करता हूँ ना भाई, मेरा साल का खर्चा 15 से 20 लाख का है, ठीक है, वहां पे पूरा टाइम बैनर लगवा के रखने का। तुम जो ये पोल पे बैनर लगा रहे, तुम इसके लिए किसी को पूछता नहीं है, आधा रात को जाते हैं, एक वर्कर को हायर करके लगा के आ जाता है, जो 2 दिन बाद नाली में गिरा हुआ मिलता है, ठीक है, इसके लिए तुम पूछ नहीं रहे। और तुम जो फ्लाईओवर्स पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा रहे, इसका कॉस्ट है भाई, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। किसी का बिल्डिंग का लोकेशन अगर बहुत बढ़िया है और वो वहां पे कुछ लगवा रहा है एडवर्टीजमेंट, तो बिल्डिंग वाला आपसे लेगा पैसा उस चीज के लिए, ठीक है। इमेजिन करिए टीवी एड। अब टीवी एड इज नॉट अ डे टू डे अफेयर भाई। वो निर्मा का एड जब एक बार बना, हमको लग रहा है वही चले जा रहे हैं, बिकॉज द एक्सपेंडिचर टू मेक अ एड इज ह्यूज। इमेजिन दिस, बाईजूस का एड शाहरुख खान करता था एक टाइम पे, बाईजूस टू टेक, शाहरुख खान टू टेक 5 करोड़ टू डू दैट एड ऑफ बाईजूस। ये डे टू डे खर्चा नहीं हो सकता मेरा भाई, पर लीफलेट बांटना इज अ डे टू डे खर्चा। इंस्टाग्राम पे एड रन हो रहा है, आप समझते हैं ना एड रन क्या होता है, वो एक नॉर्मल खर्चा है डे टू डे। तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, एडवर्टीजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर कुछ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर मैसिव इन स्केल। अब तुम एक बात समझो, तो मेरा इंस्टीट्यूट के बाहर आ रहा है, मेरा एक स्टैंडी लगा हुआ है, वो मेरा एडवर्टीजमेंट है, और वो मेरा बेसिक खर्चा है भाई, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट समथिंग अ ह्यूज बिग अमाउंट, इवन तो मैं रोज नहीं बनवाता हूँ। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, मेरा बिल्डिंग के बाहर ना मेरा साइन बोर्ड लगा हुआ है, वो भी मेरा कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट है, और वो एडवर्टीजमेंट मेरा एसेट है, वो एडवर्टीजमेंट मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर मैं अपना टीवी का एड बनवा के रन करूँ ना, तो वो मेरे लिए एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट मेरा रोज रोज इतना बड़ा खर्चा है कि वो एक बार में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता पीएनएल के अंदर। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, एडवर्टीजमेंट अगर मेरे से कोई पूछे ना कायदे से, इट इज व्हाट गाइस, इट इज एन एक्सपेंस, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर बिजनेस एडवर्टीजमेंट में खर्चा करता है, चाहे बेसिक भी करो। ऑटो के पीछे एक एड लगवा दिया, एडवर्टीजमेंट, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम नहीं समझा। तुम लोग को एग्जाम एग्जाम देने जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम के वहां, तो तुम जब बोर्ड एग्जाम के बाहर निकलेगा ना, लोग खड़ा होगा तुमको पैम्पलेट बांटने के लिए। मतलब तुम अभी क्या स्ट्रीम लेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर तुमको सारा स्ट्रीम का पैम्पलेट बराबर मिलेगा, दैट्स एन एडवर्टीजमेंट। मेरा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, पैम्पलेट। तो चाहे साइंस लो चाहे कॉमर्स लो ह्यूमैनिटीज, तुमको पैम्पलेट मिलेगा, वो पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट है। वो एडवर्टीजमेंट पता है मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। पर कुछ एडवर्टीजमेंट ना भाई इतना मैसिव अमाउंट का होता है, और उसका बेनिफिट इज लार्ज स्केल, उसका बेनिफिट इज लार्ज स्केल, मैसिव लार्ज स्केल बेनिफिट है उसका, एंड इट इज नॉट लाइक अ पैम्पलेट, इट इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या बोला, समझ में आया है? देन दैट एक्सपेंडिचर, ऑल्दो वो रेवेन्यू है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, लेकिन मैं उसको एक तीसरे नाम से बुलाऊंगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका कंसेप्ट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया है, क्या चीज के लिए पे किया मैंने, तो ये खर्चा है। अब रिप्लाई करोगे तो क्लास इजी रहेगा। मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, ये मेरे लिए क्या है, आई पेड फॉर एन एडवर्टीजमेंट, ये मेरे लिए क्या है, गुड मॉर्निंग, क्लियर यहां तक। अब ये जो मेरा खर्चा है एडवर्टीजमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर इस एडवर्टीजमेंट का अमाउंट बहुत मैसिव है, लाइक अ टीवी एड डज नॉट रन फॉर वन डे लाइक अ लीफलेट भाई, वो लीफलेट वॉशरूम के साथ नष्ट हो जाता है, पर टीवी का एड तो चलते रहेगा, 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई। अन अकेडमी का नाम सुना है ऑब्वियसली, उन्होंने आईपीएल स्पॉन्सर किया था। इमेजिन उनका क्या पैसा था भाई उस स्पॉन्सरशिप का, दैट वाज रनिंग इन करोड्स। दे डिड नॉट विन द बिड, आई डोंट थिंक दे डिड नॉट, दे लॉस्ट द बिड क्या मेरे हिसाब से। तो अन अकेडमी ने बिडिंग किया था, समथिंग इन 50,000 करोड़ का कुछ बिडिंग था, दे वांट टू स्पॉन्सर दैट, दे लॉस्ट इट, थैंक गॉड दे लॉस्ट इट। वो पे करता तो पक्का बंद हो जाता वो, ठीक है। तो भाई इतना मैसिव अमाउंट था। अभी आप बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तुम 50,000 करोड़ अगर एक बार में पीएनएल में डालेगा ना, कोई धंधा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता।
कोई धंधा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। मैं इंस्टा एड रन कर रहा हूँ, 5,000 रुपये घंटा, फर्क नहीं पड़ रहा, मैं डाल दूंगा पीएनएल में। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, कहाँ जाएगा, पीएनएल जाने दो। पर अगर मैंने एक एडवर्टीजमेंट करवाया 5 लाख रुपया का, तुमको लग रहा है मैं 5 लाख एक बार में पीएनएल में डाल सकता हूँ? मेरा छोटा सा बिजनेस है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड। अगर मैं 5 लाख डालूंगा, गेटिंग कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू लॉस। क्या बोल, अरे भाई हम लोग कॉमर्स वाले लोग, हम लोग का फीस है 15,000, साइंस वाला बच्चा लोग नहीं है हम लोग यहाँ पे कि 2-2 लाख मिल रहा है एक साल का। अगर 15,000 में हम 5 लाख एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, मतलब हम मोर देन 30 बच्चा का फीस हम एडवर्टीजमेंट में डाल रहे हैं एक जगह खाली। ये औकात हम लोग के अंदर नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंस में नहीं है मेरा भाई। लॉजिक समझो, तुम कभी देखे कॉमर्स का इतना बड़ा बड़ा पोस्टर, अनलेस एंड दे फंडेड यू विल नॉट सी। तुम घाटी में घूम के देखो, कुछ जीएस रोड का मेन लोकेशन में तुमको मिल जाएगा एलन का पोस्टर, या पीएनसी का पोस्टर, या लल्लन का पोस्टर, या आकाश का पोस्टर, बट यू विल नॉट गेट अ कॉमर्स इंस्टीट्यूट का पोस्टर। सिंपल रीजन है, क्योंकि मैं जो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा करूंगा, ये मैं किससे रिकवर करूंगा? आपसे। मैं थोड़ी अपने पॉकेट से दूंगा धंधा करने के लिए। तुम नहीं समझा, मतलब हम लोग का चिंदीगिरी समझिए। 15,500 तुम लोग से फीस लेते हैं ना, पर बच्चा के ऊपर 500 रुपए का एडवर्टीजमेंट खर्चा है। साइंस वाले लोग लेते हैं 2 लाख फीस, हर बच्चा के ऊपर 20,000 रुपया एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। मतलब उन लोग 20,000 रुपया खर्चा करते हैं आपको रूम तक लाने के लिए। उसके लिए आपको बैग मिलता है, टी शर्ट मिलता है, वाटर बॉटल मिलता है, अम्ब्रेला मिलता है। तुम बोलेगा तुमको किडनी लंग्स भी देगा, क्योंकि तुमसे 2 लाख ले रहा है साल का। अब तुम 15,000 में हम लोग से एक्सपेक्ट करते समोसा भी खिला दे, पार्टी भी खिला दे, रुपया भी बांट दे, सब कुछ कर दे। भैंसो कहा दे 15,000 में? पढ़ाएगा है भाई, 15,000 में कमाएगा कैसे? लॉजिकली सोचो, इम्पॉसिबल बोल रहा है आप जो बोल रहे हैं। तो 15,000 में उसके लिए चिल्ड्रंस डे में 5 स्टार ही मिलता है, ठीक है? लॉजिक समझा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम नहीं देगा 5 स्टार, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज नॉट अ मेजर कॉस्ट। पर सोचो कभी हम अपना लीग के बाहर चला गया और मैंने बोला नहीं मैं तो जीएस रोड में पोस्टर लगवाऊंगा, मेरा दिल की इच्छा कि मैं ऐसे खड़े रहूं और मेरे बच्चों का फोटो लगे 99 100 वालों का, मेरा मन का इच्छा है, ये मेरे को करना है। वो खर्चा का एडवर्टीजमेंट का भी मेरा मन था इस बार हम करें। हम बजट मांगा, बोला 10 लाख रुपया, बोला छोड़ भाई ठीक है, नहीं चाहिए एडवर्टीजमेंट, नहीं दिखाना हमको जीएस रोड में। क्योंकि 10 लाख रुपया अगर हम दे देता ना, मेरा साल का सब कुछ ढिल जाता। हम इतना गरीबी दिखा रहा था कि हम 2 लाइट बंद करके पढ़ा रहा होता पूरा साल, क्योंकि 10 लाख बहुत है हम लोग जैसा लोग के लिए। भाई 2 साल पहले तक 10 लाख मेरा साल का इनकम था। तुम डिफरेंस समझो हम क्या बोल रहे हैं। 10 लाख कौन दे रहा है? वहां पे साइंस में 5 बच्चा आ गया, 10 लाख आ गया। वो भी इतना ही पढ़ा रहे हम लोग के जितना, एसी भी शायद यही दे रहा होगा, लाइट भी यही चला रहे, पर मैया चुद हम लोग का रहे। ठीक है ना भाई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट अगर एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है तो वो डायरेक्टली पीएनएल में, समझिए अगर मैंने एडवर्टीजमेंट में 10 लाख खर्चा कर दिया, कितना खर्चा कर दिया, और वो पोस्टर जीएस रोड में 2 साल रहेगा, चलो 5 साल रखो गरीब आदमी के लिए, कितना साल रहेगा? 5 साल। लोग को थूकने उसके ऊपर 5 साल, तो हर साल का कितना रुपया हो गया आप ये बता दीजिए। ये 2 लाख पता है किधर चला जाएगा? पीएन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना रुपया बच गया? आपने 8 लाख को पता है क्या कर दिया? डेफर। डेफर इज डिलेड। आप पीएनएल में आज 10 लाख नहीं डाल रहे, आज आप पीएनएल में कितना डाल रहे हैं? तो यही 10 लाख की जगह 15,000 का खर्चा होता ना, आप सीधा डाल देते, जाओ मैया चुदाओ डालो। यू डू नॉट हैव गिवन अ शिट, क्योंकि 15,000 है। मेरा पीएनएल का प्रॉफिट है इस साल के एंड में 7 लाख रुपया, हम 10 लाख का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मैं 3 लाख का लॉस हो जाएगा, मेरा धंधा बंद। तो हम एक बार में 10 लाख पीएनएल में नहीं डाले। हम पहला साल कितना डाला? फिर आंसर नहीं आया। ये जो पीएनएल में चला गया ये बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना रुपया बच गया? दिस 8 lakh it will be called as fictitious asset, जिसका एक और नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेस्ट एग्जांपल इसका एक ही है अभी आपके लिए, एडवर्टीजमेंट। आपके लिए और कोई एग्जांपल रेलिवेंट नहीं है क्लास 11 में, एक्सेप्ट दिस वन एग्जांपल। रिपीट कर देता मैंने क्या बोला। जो एडवर्टीजमेंट हम लोग डे टू डे में करते हैं, इंस्टा एड, तो तुम अभी ये रास्ता में जाओ ना, तुमको जो पोल के ऊपर लगेगा, तुम बोलना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ दिखेगा एकदम, भाई डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर रेवेन्यू। तो हर साल इन लोग थोड़ा थोड़ा पीएनएल में डालते हैं, और जो पीएनएल में नहीं डालते वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट एज व्हाट एसेट? फिक्टिशन। तो तुम बाइजूस में ऐड देख रहे हो टीवी का, ये ऐड इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ अमाउंट पीएनएल में जाएगा और कुछ अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा एज व्हाट एसेट? फिक्टिशियस। इज दिस क्लियर गाइस?
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो एसेट बनता है ना, उस एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पार्ट तो एक्सपेंस हो गया, और जो पार्ट बच गया उसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। दैट्स द कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट का, क्या है, एडवर्टीजमेंट। ये भी नहीं आ रहा है। तुम लोग 80 मार्क कैसे बनाएगा हमको नहीं पता।